हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2019 के जूनियर लेवल के यूपी टेट के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, जो करीब 10 से 12 हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच रिप्रेजेंट्स कैल्सिनेशन। और क्या है कि पेपर में भी कैल्सिनेशन ही, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कैल्सिनेशन ऐसा ही लिखा हुआ है। तो हमने भी इसको क्वेश्चन को जो है इंग्लिश में लिखा, क्योंकि आप जो है उसको समझने में आपको आसानी हुई, क्योंकि वहाँ निस्तापन नहीं लिखा हुआ है। कैल्सिनेशन मीन्स निस्तापन है, तो क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ है विच रिप्रेजेंट्स कैल्सिनेशन, यानी कि जो कैल्सिनेशन है, जो निस्तापन है, वो जो उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन क्रियाओं में से किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि निस्तापन उन क्रियाओं में से कौन है। तो निस्तापन से तात्पर्य होता है कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसको जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। निस्तापन से जो है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करें, और दूसरा ये है कि जो उसका धातु का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, उससे नीचे उसे जो है गर्म करें धातु को। और धातु को गर्म करने का तात्पर्य है धातु से अशुद्धियों को अलग करना। तो धातु को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। तो उसमें जो ऑप्शंस है उसमें कौन सा ऑप्शंस हम सही मानेंगे, जिस क्रिया में जो वायु है उसकी अनुपस्थिति हो, यानी वायु में ऑक्सीजन रहती है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से हम देखेंगे कि जो MgCO3 है, MgCO3 है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन, तो कार्बन हमारा अशुद्धि के रूप में निकल जाएगा। यानी कि धातुओं से निष्कर्षण का मतलब है ऑक्साइड जो ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है, और जो कार्बनिक अशुद्धि हैं उनका निकलना ही जो निस्तापन कहलाता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उसको जब हम गर्म करेंगे तो उससे जो हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कार्बन उससे अशुद्धि के रूप में निकल जाएगा। तो और दूसरा हमारा क्वेश्चन है विच कलरलेस गैस टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, यानी कि विच कलरलेस, ऐसी कौन सी जो रंगहीन गैस है जो लेड एसीटेट पेपर को टर्न्स ब्लैक, यानी कि काला कर देती है उसको। जो लेड एसीटेट पेपर है, ऐसी कौन सी रंगहीन गैस है जो लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि H2S। तो लेड एसीटेट, इसकी भी हम जैसे केमिकल थोड़ी सी देख लें तो क्या कहेंगे हम कि जो लेड एसीटेट है उसका रासायनिक है CH3COO का होल ट्वाइस Pb, रासायनिक फार्मूला, प्लस H2S। तो ये हो जाएगा हमारा ये है लेड एसीटेट है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो इससे क्या होगा, लेड सल्फाइड बनेगा PbS, यानी कि यही है काला अवक्षेप कहते हैं इसे, काला अवक्षेप प्लस इससे बनेगा एसिटिक अम्ल 2CH3COOH, एसिटिक अम्ल। यानी का मतलब ये है कि जो लेड एसीटेट है तो हाइड्रोजन सल्फाइड लेड एसीटेट से क्रिया करके का हाइड्रोजन सल्फाइड जो है लेड एसीटेट पेपर को काला अवक्षेप कर देता है, और जो है एसिटिक अम्ल भी बनाता है। ये क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये है लेड एसीटेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्वेश्चन है कि विच कलरलेस गैस टर्न्स लेड एसीटेट पेपर
ब्लैक। यानी कि जो लेड एसीटेट पेपर है, लेड एसीटेट पेपर को कौन सी गैस काला कर देती है? तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब क्या है तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो स्नेह नहीं कहते, हमें उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन जो जिसपे पहले ही से इलेक्ट्रॉन है, अणु या परमाणु, तो वो धनावेशित कहलाता है। और दूसरा उदासीन भी होता है। तो उदासीन क्या कर, धनावेश जिसपे पहले ही से है तो वो का नाम पहले से ही जिस अणु परमाणु पर इलेक्ट्रॉन है तो वो धनावेशित है, पहले से गणना किए हुए। और दूसरा उदासीन कहलाएगा। तो उदासीन क्या है कि ग्रहण कर लेता है दूसरे अणु परमाणु से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो है BF3, PCl5, CO2, इस तरीके से IF7, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएंगे। अब नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है। तो ये नाभिक स्नेही योगज अभिक्रियाएं कई प्रकार की, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो एक अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, रिडक्शन, तो एक नाभिक योगज अभिक्रिया भी होती है। तो ये जो नाभिक योगज अभिक्रिया है वो कार्बन ऑक्सीजन युग्म बंध पर जो है नाभिक स्नेही अभिकर्मक का जो योग होता है, यानी कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन योग बंध पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग होता है। तो इसमें जो अभिक्रिया है वो इस तरीके से है, NO2 बेंजीन, और यहाँ पर CHO। तो ये है, तो ये जो अभिक्रिया है वो नाभिक स्नेही की अभिक्रिया कहलाएगी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनकी इससे क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन जुड़ा रहता है बेंजीन से, तो यही जो है नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। इसको थोड़ा सा सही से बना लो इस तरीके से। मतलब आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, तो आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होगा? तो आवर्त सारणी के एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा कि जो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो उससे हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी और विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। जब परमाणु क्रमांक में ऊपर परमाणु आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे 18 वर्ग और 7 आवर्त, जो खड़ी लाइनें उन्हें वर्ग बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी और विद्युत ऋणात्मकता घटेगी और आयनन एंथैल्पी का मान भी घटेगा, आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, घटेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अयस्क कॉपर पाइराइट का साधारण किया जाता है। तो जो अयस्क कॉपर पाइराइट है, यानी जो कॉपर का अयस्क है उसका साधारण करते हैं फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। फेन प्लवन विधि भी कहते हैं ऐसे, या फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम अयस्क कॉपर पाइराइट का संधारण करते हैं। और अयस्क कॉपर पाइराइट जो है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो अगर देख लें इसे, तो अयस्क कॉपर पाइराइट CuFeS
H2 कहते हैं इसे कहते हैं CuFeH2 कापर पायरेट को CuFeH2। अब 2 मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? तो इसमें होती है 2 मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या 3 होती है। तो 2 डिग्री मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होती? 3 होती। इसमें इस तरीके से जो है बन जाता H3CCH, इस तरीके से H3C, ये जुड़ जाता है यहाँ प्राइमरी और यहाँ टर्टियरी, यहाँ 3 डिग्री। ये है 2 मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या। 2 मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या 3 होती। अब CH3 और सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड OCH3, नेम ऑफ IUPAC। तो इसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसमें क्या है, काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि ये मीथेन है, तो और ये OCH3 है, इसे हम कहते हैं मेथल ईथर मेथल ईथर। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2-मेथॉक्सी, यानी कि इसमें क्या है कि 3 कार्बन है तो इससे प्रोप हो जाएगा, 3 कार्बन से प्रोप। और क्या है इसमें कि बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से है, तो सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा इन, तो 2-मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा ये। तो 2-मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। इसके IUPAC नाम यहाँ देख लेते हैं, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। IUPAC नाम इसका हो जाएगा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, या फिर हम इसे कह सकते हैं आइसोप्रोपिल मेथल ईथर। इसका IUPAC नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल मेथल ईथर। आइसोप्रोपिल मेथल ईथर, इसका एक नाम जो है आइसोप्रोपिल मेथल ईथर भी हो जाएगा, आइसोप्रोपिल मेथल ईथर। अब कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंधन ऊर्जा है। तो कार्बन के बाद जो कार्बन है वो वर्ग 14 का, ग्रुप 14 का तत्व है। तो कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम। तो हमसे कार्बन का बंधु, कार्बन सबसे अधिक, कार्बन के अणु सबसे अधिक पास में रहते हैं जैसे ग्रेफाइट। तो इसके बाद सिलिकॉन आता, ऐसा है। फिर पदार्थ X के NX मोल को पदार्थ Y के NY मोल में घोला गया, तो इससे क्या है, तो इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि जो ये विलयन का है, यानी कि तो जो इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि जब हम विलयन को जब निष्कर्ष निकालें तो विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मूल अंशों का योगफल 1 देता है। यानी कि जो विलयन में उपस्थित है, जो विभिन्न पदार्थ हैं उनका जो मूल अंश है उसका योग 1 होता है। और दूसरा जो दे है वो X के NX मोल को पदार्थ Y की NY मोल में घोला गया। तो जो X के जो अपने विलय के मोलों की संख्या है, तो X के विलय की मोलों की संख्या और अपॉन, तो दोनों जोड़ लेंगे हम, विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो वो विलयन कहलाएगा। इस तरीके से इसको कर लेते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि 4 ऑप्शंस हैं, तो वो जो 4 ऑप्शंस सही है, क्योंकि X के हम एक तो विलयन में जो टोटल मोल हैं उनकी मोलों की संख्या को जो योगफल है वो 1 होना चाहिए, और दूसरा जो है विलय की X के मोलों का जो अंश है उनका योग है, तो वो विलय की मोलों की संख्या प्लस विलय की मोलों की संख्या अपॉन विलयन प्लस विलय प्लस विलायक की मोलों की संख्या होगा। तो आज हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को देखने की या समझने की कोशिश की हम लोगों ने, और ये जाना कि जो क्वेश्चन है वो 10 से 11 आते हैं और काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।